हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 जो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसके नेक्स्ट वाले अब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जी, आगे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है, उसका सी पार्ट है, A wooden table should be called a solid। हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों, रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वुडन टेबल के, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वुडन टेबल ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ। उसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। तो ना तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ना ये फ्लो कर सकते हैं। तो हो गया ना सॉलिड की प्रॉपर्टी। सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस, इट कैन नॉट बी फ्लो। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड, अ ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, है ना? क्यों चाहिए हमें कराटे? हम हवा में ऐसे ऐसे हाथ हिला लेते हैं, लेकिन जब हमें किसी वुडन ब्लॉक को तोड़ना होता है तो हमें उतने ही जरूरत होती है फोर्स की। वो इसलिए क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, उनमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, उनमें गैप बहुत होता है ना? जब गैप बहुत होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होगी, एक्सटर्नल फोर्स, तो हमारी उतनी ही फोर्स कम लगेगी उनको आपस में सेपरेट ऐसे ऐसे करने के लिए। तो हम हवा में इजीली हाथ हिला लेते हैं, ठीक है, पास कर लेते हैं। बट अगर हमें सॉलिड को किसी उसको तोड़ना हो तो हमें बड़े एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलो जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, but you must have observed that ice floats on water and why? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, हमें ये पता है कि जितने भी सॉलिड होते हैं ना, वो पानी में डूब जाते हैं, और जो उससे हल्के होंगे वो फ्लोट करेंगे। लेकिन आइस भी तो एक सॉलिड ब्लॉक जैसा है, तो वो फ्लोट क्यों करता है सरफेस के ऊपर? रीजन ये है, आइस सॉलिड है बट उसकी डेंसिटी लोअर है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो आइस का और जो वाटर का स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आइस में, वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। केज मतलब जैसे जाला जैसा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारी स्पेसेस खाली होती हैं। तो जब उसमें स्पेसेस खाली हो जाएंगी तो एयर भर जाएगी। तो एयर क्या करेगी? उसको सरफेस के ऊपर फ्लोट कराएगी। तो रीजन जो है, जब आप उसमें लिखेंगे तो ये वैकेंट स्पेसेस और ये केज लाइक स्ट्रक्चर, ये दो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से उसके अंदर वैकेंट स्पेसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इस क्वेश्चंस को इस ढंग से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, ये एनसीईआरटी में जो बुक है उसके पेज नंबर 9 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें केल्विन को सेल्सियस में करना है। सिंपली है बच्चों, 273 से आप माइनस कर देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड में 273 होता है, तो आपका सेंटीग्रेड आ जाएगा। यहाँ पे 27 डिग्री और यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट? फिजिकल बताना है कि स्टेट कौन सी चेंज होगी। अगर तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऑब्वियसली गैस होगा। क्यों? क्योंकि 100 और 100 से अबव डिग्री में वाटर जो है वो गैस फेस में जाने लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 डिग्री है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी इसी स्टेज में आके ये इसका मैक्स बॉइलिंग पॉइंट है, यहीं पे आपके पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो पूरा नहीं उबलता ना, कुछ लिक्विड रहता है, कुछ गैसेस फेस में जाना शुरू हो जाता है। तो यानी 100 डिग्री में आप लिक्विड भी लिखेंगे एज वेल एज आप गैस को भी मेंशन करेंगे। करेक्ट? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? क्वेश्चन ये है, किसी भी सब्सटेंस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है जब चेंज आपकी स्टेट होती है? रीजन ये है कि जब हम चेंज होती है स्टेट किसी भी मैटर की, तो जब हम उसको हीट सप्लाई करते हैं, सब्सटेंस को हीट देते हैं ना, बीकर गर्म होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स है ना मैटर के, वो पहले हीट को यूज करते हैं।
ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम आए, जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करे, उन पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यूज करे, है ना। तो क्या होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होगी तो इस पीरियड ऑफ टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी टेम्परेचर सिर्फ पार्टिकल्स ने यूज किया, उसने सिर्फ ओवरकम किया अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आने में। तो दिस एक्स्ट्रा हीट जो हम एक्वायर्ड करते हैं मॉलिक्यूल, तो इस फॉर्म को हम हिडन हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन हीट, एंड आल्सो कॉल्ड एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अदर स्टेट। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? कोई टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रहता है कि जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, है ना, हम उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हम उसको हीट सप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल पहले वो मैटर की हीट लेते हैं, यूज करते हैं, ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम आ जाए बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा क्योंकि वो तो अभी यूज कर रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट एक्वायर्ड करी है किसी भी मॉलिक्यूल ने, इसको किस फॉर्म में किया है? हिडन हीट में। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो इस तरह से जो चेंज होती है ना वन फॉर्म टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर, तो इसका जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है।